गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मनी मार्केट। अभी तक हमने कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट। ये जो मनी मार्केट बेसिकली एक होता क्या, अभी तक जो कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट था लॉन्ग टर्म फंड के लिए, और ये जो मनी मार्केट होता है इट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। इट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड यानी लैंडिंग ऑफ। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बोरोवर एंड लेंडर borrower और lender exchange शॉर्ट टर्म फंड। ये वो मार्केट है जहां बोरोवर्स और लेंडर है ना शॉर्ट टर्म फंड में डील करते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड। तो जहां कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट लॉन्ग टर्म फंड से डील करता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड से। ठीक है, तो ये ओवरनाइट फंड और शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है। ठीक है, तो और ये किससे डील करता है, जो भी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, इस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, यानी तुरंत जिनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी हाईली लिक्विड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ये डील करता है। ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसको जब चाहे तो मनी में कन्वर्ट किया जा सकता हो। ठीक है, ठीक है, हाई लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल विदाउट लॉस और मच ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जहां पर फंड्स को उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करता है जिसको जब चाहे बड़ी इजीली ओवरनाइट या विद इन टाइम मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट ए सब्सटेंशियल कॉस्ट डिले। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं मनी मार्केट जो टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फंड होता है, टेम्परेरी शॉर्टेज जो फंड होता है, उस टेम्परेरी शॉर्टेज को डील करता है, उसकी नीड्स को फुलफिल करता है। कोई भी आपको जो टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फंड है वो मनी मार्केट से दूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी शॉर्टेज फंड हो सकती है। इसी तरह जिसके पास सरप्लस है फॉर टाइम बीइंग दे कैन टेम्परेरी डिप्लॉय फंड्स। तो ये टेम्परेरी शॉर्टेज एंड टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड का ऑप्शन होता है। अब ये जो मनी मार्केट है ये डील करता है ये होलसेल मार्केट। ये बात समझ में आई यहां तक? हाँ, अब ये जो मनी मार्केट है ये क्या है, ये होलसेल मार्केट होता है और इसके कई सेगमेंट होते हैं, इसके कई रिटेल सेगमेंट होते हैं। तो जो मनी मार्केट इज क्या है, इट इज ए होलसेल मार्केट। मनी मार्केट इज होलसेल मार्केट है ना, and it has a
number of interrelated सब मार्केट, जैसे कि कॉल मार्केट्स। ओके, इसके नंबर ऑफ सब मार्केट होते, कॉल मार्केट, बिल मार्केट। जैसे कॉल मार्केट है, बिल मार्केट है, ट्रेजरी मार्केट है, ये सब इसके रिटेल सेगमेंट होते हैं। ठीक है, इसके कॉल मार्केट, रिटेल मार्केट, बिल मार्केट, ट्रेजरी मार्केट, कॉमर्शियल पेपर मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट। इस मनी मार्केट जो होलसेल मार्केट होते हैं, इसके सब सेगमेंट होते हैं रिटेल मार्केट्स, जिनको हम कहते हैं कॉल मार्केट, बिल मार्केट, ट्रेजरी मार्केट, कॉमर्शियल पेपर मार्केट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट। ओके, तो ये सारे मार्केट्स होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही लार्ज स्केल पे, वेरी लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज है मार्केट का, काफी लार्ज साइज है इसका, वेरी लार्ज साइज। ठीक है, काफी लार्ज लेवल पे ये मार्केट चलता है, बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जनरली क्या होता है, वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा, प्रोफेशनल्स, स्किल्ड प्रोफेशनल करते हैं, जनरली टेलीफोन पे होता है, टेलीफोन या ई बेसिस पे होता है, डेली इसका सेटलमेंट होता है, डेली सेटलमेंट, और बाद में डेली इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। ये सारा मार्केट चलता है, मनी मार्केट, वेरी लार्ज साइज। ओके, तो कुल मिला के इसकी यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसकी। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का मार्केट होता है, ठीक है। ये जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लार्ज साइज होता है, इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लेस रिस्क, डेली सेटलमेंट होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होती है, लेस रिस्क होती है ना। हाई लिक्विडिटी होती है, हाई लिक्विडिटी, और इसकी इट डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट, मार्केट फोर्सेस से ये इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है। कुल मिला के मनी मार्केट के बारे में हमें समझना क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का मार्केट होता है, लार्ज साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेस रिस्क होती है, हाई लिक्विडिटी होती है, और ये डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मार्केट के, अब हमें समझना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या मनी मार्केट के? इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1, ए बैलेंसिंग मैकेनिज्म for short-term fund requirement और सरप्लस। जो शॉर्ट टर्म फंड होता है, फंड रिक्वायरमेंट एंड सरप्लस, इसको ये बैलेंस करता है। ये एक आरबीआई का फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट टू मेंटेन लिक्विडिटी। ठीक है, और ये एक एक्सेस प्रोवाइड करता है टू शॉर्ट टर्म फंड सीकर्स। जो शॉर्ट टर्म फंड जिनको जरूरत है उनको शॉर्ट टर्म फंड मिलता है, किसकी वजह से? मनी मार्केट की वजह से। तो ये मनी मार्केट का अब इसमें प्लेयर कौन कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स और प्लेयर्स इन मनी मार्केट्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड प्लेयर्स कौन कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं और आरबीआई। ये बेसिकली 4 प्लेयर्स हैं। आरबीआई दोनों काम करती है। जनरली हम लोग हॉकी खेलते हैं तो प्लेयर्स अलग होता है, रेफरी अलग होता है। क्रिकेट खेलते हैं तो एम्पायर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आरबीआई प्लेयर भी है और आरबीआई क्या है, रेगुलेटर भी है। इसलिए आरबीआई को डर्टी प्लेयर कहते हैं। जब भी कोई मनी मार्केट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी आपने देखा कि हॉकी में कोई प्रॉब्लम हो तो रेफरी उतर के आता है क्या खेलने के लिए? नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, मनी मार्केट के अंदर आरबीआई भी प्लेयर और रेगुलेटर दोनों होता है। ओके, तो ये आरबीआई जो है इसको रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? आपने अभी देखा होगा आरबीआई की पॉलिसी आती है तो एसएलआर, सीआरआर। तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस के द्वारा। हेलो, हाँ जी, तो
ये आपका होगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो है, CRR, और इंटरेस्ट रेट घटा बढ़ा के स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कितना हर बैंक को लिक्विड में रखना है। इसी तरह कैश रिजर्व रेशो, ये सब के द्वारा आरबीआई इस मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज में। इसी तरह स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो कि कितनी अमाउंट लिक्विडिटी में रखनी है वो स्पेसिफाई करती है, उससे फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। CRR कैश रिजर्व रेशो, कितना कैश रखना जरूरी है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से प्लेयर है। अब हमने जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट समझे थे, कॉमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, इन सबको एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मनी मार्केट में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये अब हम समझते हैं। अब आ जाइए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर। तो मनी मार्केट की क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कॉमर्शियल पेपर से आप समझिए, सबसे पहले इसको कहिए आप कॉमर्शियल बिल्स। तो कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? बिल्स का मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जो कॉमर्शियल बिल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपने CPT CS फाउंडेशन लेवल पे आपने पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जहां पर सेलर माल सेल करता है और कैश किए गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है ऑन द परचेजर, और परचेजर उनको एक्सेप्ट करता है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट कराए जाते हैं, और ये जो डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है, जो फंडिंग होती है, ये कहलाती है मनी मार्केट में। ये जो इंस्ट्रूमेंट और ये सारी एक्टिविटीज कहलाती है फंडिंग बाय कॉमर्शियल बिल्स। तो कॉमर्शियल बिल क्या होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर discounted by bank. अब आता है नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होती है? आपको पता है FD की जाती है, FDR फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट यदि आप बैंक में करते हैं तो जो फिक्स डिपॉजिट होती है, मान लो आपने 1 ईयर के लिए किया या 2 ईयर्स के लिए किया, तो ये जो फिक्स है FDR वो फिक्स रहती है। हाँ जी, फिक्स रहती है, क्लियर। और इस
1 ईयर और 2 इयर्स की जो एफडीआर है, इस पे क्या करते हैं हम लोग, इस 1 ईयर और 2 ईयर की एफडीआर को हम लोग फिक्स डिपॉजिट रिसीट की तरह इसको ट्रेड करते हैं। नहीं सर, वो तो हम लोग जमा करके रख लेते हैं, जब मैच्योरिटी होती है उस पर पेमेंट होता है। ओके, जब एफडीआर जैसी चीज सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के रूप में इशू की जाती है, यानी विच इज ट्रांसफरेबल इन द मनी मार्केट, उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। कि आपने मान लो 1 करोड़ रुपीज की एफडीआर कराई या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया, उसके बाद में किसी दूसरे को आप चाहें तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जनरली जो सीडी होती है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस होती है एज कंपेयर टू द एफडीआर। एफडीआर से थोड़ी इंटरेस्ट कम होती है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है एफडीआर की तरह ही होता है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है एफडीआर। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये मिनिमम 1 लाख के मल्टीपल में होता है, 1 लाख के मल्टीपल में, और मिनिमम इसका जो 15 डेज से लेके 1 ईयर तक ये वेरी करता है। क्या होता है, 15 डेज से 1 ईयर के बीच में ये वेरी करता है। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर। अब ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये हमें समझना है। व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर? हाँ जी, कॉमर्शियल पेपर ये जिस तरह कॉमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये कॉमर्शियल पेपर बेसिकली इट इज अनसिक्योर्ड, दिस इज unsecured
प्रोमिजरी नोट्स क्या होता है? ये कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट होता है इश्यूड बाय क्रेडिट वर्दी कंपनीज। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट होता है जो बहुत क्रेडिट वर्दी वाली कंपनी होती है उनके द्वारा इश्यू किया जाता है। किस लिए? टू बोरो फंड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। ये क्या होता है? ये कॉमर्शियल पेपर होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट होता है इश्यूड बाय क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू बोरो फंड्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस पे फंड बोरो करने के लिए ये इशू किया जाता है। ठीक है, जिस तरह कॉमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एफडीआर की तरह होता है, ये जो है कॉमर्शियल पेपर बड़ी जो रेपुटेड कंपनीज होती हैं उनके द्वारा प्रोमिजरी नोट होता है। ये जनरली मिनिमम 5 lakhs के मल्टीपल्स में होता है और इसकी 7 days से 365 days वैलिडिटी होती है कॉमर्शियल पेपर की। ओके, अब ये जो कौन कौन ये कॉमर्शियल, या तो जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या कंपनीज जिनकी नेट वर्थ मोर देन और इक्वल टू 4 करोड़ है। कंपनीज कौन कौन सी? मोर देन इक्वल टू 4 करोड़ जिसकी नेट वर्थ है, साथ में इसकी जिसकी क्रेडिट रेटिंग है, और जिसको किसी बैंक से सीसी लिमिट मिली हुई है। केवल यही कंपनियां मनी मार्केट के अंदर कॉमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती हैं। ठीक है, और किसी को कॉमर्शियल पेपर इशू करने की परमिशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम समझते हैं, जो आप बैंक की बैलेंस शीट बनाते होंगे अकाउंटेंसी में, तब आप देखते होंगे एक टर्म्स यूज होती है मनी एट कॉल एंड एट शॉर्ट नोटिस। तो ये भी मनी मार्केट से रिलेटेड टर्म्स है, तो हमें समझना मनी एट कॉल एंड मनी एट शॉर्ट नोटिस। तो ये क्या होता है, ये हमें समझना है। मनी एट कॉल एंड मनी एट शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल इज एन आउटराइट मनी। ये क्या होता है? मनी एट कॉल इज एन आउटराइट मनी। दिखाई दे रहा है? हाँ, मनी एट कॉल इज मनी एट कॉल एंड मनी एट कॉल क्या है?
It is an outright money. Money at call is an outright money. और ये जो मनी एट शॉर्ट नोटिस है, इट इज अप टू 14 days, यानी 14 दिन से कम का। और ये जो है आउटराइट तुरंत मांगने पे देने वाली मनी होती है, मनी एट कॉल। और मनी एट शॉर्ट 14 days से कम। तो ये जो मनी एट शॉर्ट को कॉल और नोटिस तो कौन कौन ले सकते हैं? ये तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं हैविंग नेटवर्थ हैविंग मोर देन 20 crore rupees lendable money, they can deposit money through discounting DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। कंपनी है गवर्नमेंट की DFI लिमिटेड, जिसको कहते हैं डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके थ्रू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनके अलावा बाकी लोग मनी एट कॉल पे केवल यही लोग इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मनी एट कॉल है, ये इसके अंदर यही 3 लोग पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, बाकी लैंडर कोई भी हो सकता है। ये DFS कॉर्पोरेट्स केवल DFHI, ये जो DFHI केवल लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, इसके थ्रू डील कर सकते हैं। ये सारी डील ओवर द टेलीफोन होती है, टेलीफोन के थ्रू या ई मैकेनिज्म के थ्रू आपस में लेन देन होता है, जिससे कि ये बेसिकली जो कैश रिजर्व रेशो बैंक को जरूरत है, तो बैंक को क्या होता है, कोई भी एडवांसेज होता है या उसका कैश रिजर्व रेशो रखना होता है, इतना पैसा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में रखना होता है। उस पर्पज के लिए बैंक की वो रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है डेली बेसिस पे, और इसलिए इस पर बहुत ही बड़ी अमाउंट्स का ट्रांजेक्शन होता है डेली बेसिस पे। ओके, नाउ कम्स, अब हम समझते हैं टर्म मनी क्या होती है, व्हाट इज टर्म मनी। ओके, अब हम समझते हैं टर्म मनी ये क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। नाउ कम टर्म मनी। टर्म मनी क्या है? टर्म मनी होती है 14 से 90 डेज के बीच की जो शॉर्ट टर्म मनी, जो आपस में RBI, LIC, GIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सरप्लस होता है वो आपस में डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रेजरी बिल के थ्रू, कॉमर्शियल पेपर के थ्रू या इंटर डिस्काउंटिंग के थ्रू। ठीक है,
इसको कहते हैं टर्म मनी। समझ में आ गया? यानी एक पर्टिकुलर टर्म्स के लिए लोन लिया जाता है 14 से 90 डेज के बीच में आपस के अंदर। ओके, अब हम समझते हैं इंटरबैंक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज इंटरबैंक पार्टिसिपेशन। ये क्या होता है ये हम समझेंगे। इंटरबैंक पार्टिसिपेशन इंटरबैंक पार्टिसिपेशन क्या होता है? तो ये इंटरबैंक जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईबीपी, ये आरबीआई दो तरह के आप आईबीपी इशू कर सकते हैं। रिस्क बेस्ड, रिस्क विद रिस्क और विदाउट रिस्क, विद रिस्क और विदाउट रिस्क। हाँ जी, ये इंटरबैंक पार्टिसिपेशन इशू कर सकते हैं। तो ये जो विद रिस्क कर सकते हैं अप टू 90 डेज और एवं 90 डेज विदाउट रिस्क। ये इंटरबैंक पार्टिसिपेशन क्या होता है कि यदि कोई बोरोवर आया, लेंडर, अब लेंडर को मान लो 1000 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत है, एक बैंक इतना एक्सपोजर लेना नहीं चाह रही है, तो वो आपस में, जैसे हमारे को पास एक काम आता है किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाने, काफी काम है, हमारे पास दो ही का स्टाफ है, दो हम कहीं से लैंड करना चाहते हैं, तो हम दो दोस्त हैं, दोनों की अलग अलग कंपनी से एक्टिव प्रैक्टिसिंग फर्म है, तो भाई इसके 10 साल के मिनट्स बनाने हैं, दो लोगों ने इकट्ठे होके एक साथ काम कर लिया। इसी तरह लैंडिंग का एक बहुत बड़ा प्रपोजल है और एक बैंक इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करना चाहती, तो वो आपस में इंटरबैंक पार्टिसिपेशन कर लेते हैं। ठीक है, यदि उसमें कुछ भी रिस्क है तो अप टू 90 डेज तक के में पार्टिसिपेशन हो सकता है, और विदाउट रिस्क यानी सारे कागज पत्र के बाद में मोर देन 90 डेज हो सकता है। ठीक है, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन मीन्स एक बैंक एक पर्टिकुलर लोन को आपस में उसकी रिस्क को आपस में बांट लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनको गिल्ट एजेड सिक्योरिटी भी कहते हैं। नाउ मनी मार्केट में एक जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं और गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, इनको शॉर्ट में जी सैक कहते हैं। जी सैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ये वाली सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये हाईली सिक्योर्ड होती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है फॉर गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए। ठीक है,
ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू फाइनेंस, जो बजट घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट, उसको फाइनेंस करने के लिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, और ट्रेजरी बिल्स भी हो सकती हैं। साथ ही क्या हो सकते हैं? ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं। ये सारा कुछ हो सकता है मनी मार्केट के अंदर। क्लियर? अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये काफी कम इंटरेस्ट देती है, लेकिन फिर भी क्यों कोई इनके अंदर इन्वेस्ट करता होगा? हाँ जी बताइए, वाई यू विल इन्वेस्ट विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? कुछ इसके फायदे भी होते होंगे। हाँ जी, कुछ फायदे भी होते होंगे। हाँ सर, तो बताइए। तो सबसे पहला फायदा है इसके अंदर कि जो टैक्स नहीं कटता, नो टीडीएस। जो टैक्स डायरेक्टेड सोर्स होता है इसमें टीडीएस नहीं कटता। साथ ही साथ इसके अंदर बेनिफिट मिलता है 80L का, या अदर इंटरेस्ट इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट। ओके, साथ ही इसमें रिस्क जीरो होती है। ये सरकार के होते हैं, सॉवरिन बॉन्ड होते हैं, इनमें रिस्क बिल्कुल 100%। ठीक है, हाईली लिक्विड होते हैं, और जो बैंकों को SLR रखना पड़ता है, दीज क्वालिफाइज फॉर SLR। जो स्टेटरी लिक्विड 20% या जो भी परसेंटेज है तो समय समय बदलती रहती है, SLR रखना होता है। लिक्विड में कुछ पैसा रखना होता है बैंकों को, तो वो जो लिक्विड है, तो ये बॉन्ड्स भी, इनमें इन्वेस्टमेंट भी लिक्विड माना जाता है। तो जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है बैंक की, वो कंप्लीट होती है सरकार, जो इसकी स्टेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स। अब हम समझेंगे ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स। ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये ट्रेजरी बिल्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? दीज आर क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये जो है नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होती हैं, यानी इनको फ्रीली ट्रांसफरेबल किया जा सकता है। नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होती हैं, ये बैंक से इनको डिस्काउंट भी कराया जा सकता है। नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होती हैं, बैंक से इनको डिस्काउंट कराया जा सकता है। ठीक है, और हाईली लिक्विड होती हैं। इसीलिए क्या होता है, जनरली जितनी भी आउटस्टैंडिंग ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सब आरबीआई लेके रख लेता है। तो जितनी आउटस्टैंडिंग ट्रेजरी बिल्स हैं ये आरबीआई के पास होते हैं। इसमें फायदा क्या है? इसके अंदर भी ये सारा फायदा, जीरो रिस्क होती है, टीडीएस उसमें होता ही नहीं, इनकम टैक्स के भी बेनिफिट्स होते हैं, जीरो रिस्क होती है, हाईली लिक्विड होती है ये। ठीक है, उसके अलावा इजी अवेलेबिलिटी होती है।
एश्योर्ड रिटर्न होता है, एश्योर्ड यील्ड होती है, साथ ही साथ इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रेजरी बिल्स की काफी कम होती है। ये जनरली इशू किए जाते हैं 14 डेज के, 91 डेज के, 41 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इस तरह ये मनी मार्केट के ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। इन ट्रेजरी बिल्स के फीचर्स क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ट्रेजरी बिल्स के, ठीक है। तो अब आइए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के फीचर्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स, हाँ जी, ट्रेजरी बिल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले या तो ये फिजिकल प्रॉमिजरी नोट की तरह इशू किए जाते हैं और डीमैट सब्सिडाइज्ड जनरल लेजर एचजीएल की तरह इशू किए जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट का जो डीमैट अकाउंट होता है, तो ये या तो फिजिकल प्रोमिजरी नोट की तरह या डीमेटलाइज्ड आर्म्स में इशू किए जाते हैं। साथ ही ये 25,000 और इसके मल्टीपल्स में होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या क्या हैं? फिजिकल होते हैं या फिर डीमेट रूप में होते हैं, 25,000 के मल्टीपल्स में होते हैं। ट्रेजरी बिल्स के लिए बिड्स जो होती हैं, खरीदने के लिए बिड्स लगानी होती है। ट्रेजरी बिल जब गवर्नमेंट निकालती है कि कौन 4% ब्याज पे लेता है, कौन 3.9, 4.1 जो ज्यादा देगा इंटरेस्ट, जो कम से कम इंटरेस्ट पे पैसा देगा, उसको ट्रेजरी बिल इश्यू कर देगी गवर्नमेंट। तो बिड्स कौन लगा सकता है? जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड है, कहीं भी जितनी भी इंटरमीडियरी हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल और जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, ये सब बिड कर सकती हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी डीलर्स, फर्म्स, कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटर्स, ठीक है। ये सब लोग, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, म्यूचुअल फंड, एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ट्रस्ट, सोसाइटीज, प्रोविडेंट फंड्स, ये सभी तरह की बॉडीज ट्रेजरी बिल को बिड कर सकती हैं, ठीक है।
ओके, ये जनरली जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये रीपेड होते हैं एट पार। ट्रेजरी बिल्स रीपेड एट पार वैल्यू। ईयर के इसके डेज दिए जाते हैं 365 इसकी कैलकुलेशन के लिए ले जाते हैं, और ये हाईली लिक्विड होते हैं। चाहे आप इसको प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक डायरेक्ट भी इसको सेल परचेज किया जा सकता है, और थ्रू सेकेंडरी मार्केट भी इसको सेल परचेज किया जा सकता है। तो ये समझे आप ट्रेजरी बिल्स के बारे में, ठीक है। अब इस ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शंस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द ऑक्शंस होते हैं। हम समझेंगे किस तरह से ऑक्शंस होते हैं। ये जो बिट्स हमने समझा, तो इसके जो 2 टाइप्स ऑफ द ऑक्शंस ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, तो ये हमें समझना है क्या क्या होते हैं ऑक्शंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ऑक्शंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स, हाँ जी, ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शंस होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ द ऑक्शंस है। एक है फ्रेंच ऑक्शन, फ्रेंच, और दूसरा क्या है, डच। फ्रेंच ऑक्शन एंड डच ऑक्शन। फ्रेंच में क्या होता है, मल्टीपल प्राइस होती है, और इसमें फिक्स या कट ऑफ प्राइस होती है। यानी मल्टीपल प्राइस का मतलब हमने प्राइस रखी कि ये कम से कम हम 103 पे देंगे, ये हमने कट ऑफ प्राइस रखी। अब हमारे पास मान लो 1000 ट्रेजरी बिल थे, हमारे पे कोटेशन आई, जो बिड आई 103 पर, 200 आई, 104 पे, 300 आई, 106 पर, 400 आई, 110 पर। तो फ्रेंच के केस में इतने ट्रेजरी बिल इस रेट पे इशू किए जाएंगे, इतने ट्रेजरी इस रेट पे, इतने इस रेट पर, इतने, तो ये मल्टीपल रेट्स हो जाएंगे। लेकिन डच में इससे कम वाली जो आएंगे वो तो एक्सेप्ट होंगे ही नहीं, दोनों ही केस में। लेकिन इसमें डच में ये सारे के सारे जितनी भी एवक प्राइस आएंगे, लेकिन प्राइस 103 पे ही दिया जाएगा। यानी जितने भी कट ऑफ प्राइस और उससे ऊपर के प्राइस पे जो भी हमारे को बिड आती है, उसको कट ऑफ प्राइस पे ही अलॉट किया जाएगा। कट ऑफ प्राइस से कम वाली को तो दोनों ही केस में नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रेंच ऑक्शंस के अंदर जो रेट कट ऑफ से है, ऊपर है, उस पर इशू किया जाता है, जबकि डच के अंदर एक कट ऑफ प्राइस पे किया जाता है। ओके, अब हम समझेंगे ट्रेजरी बिल्स। हमने बताया था जनरली ये 365 डेज के होते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे ट्रेजरी बिल्स ऑफ 364 डेज। इसका क्या मतलब है, और वाई देयर इज ए टर्म्स, ये 364 के ट्रेजरी बिल्स से क्या मतलब है। तो अब हम समझते हैं 364 डेज ट्रेजरी बिल। ये क्या होते हैं 364 डेज ट्रेजरी बिल? ये जो बिल है ये 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे। किस लिए? टू स्टेबलाइज मनी मार्केट। ये मनी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे, जिनको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स।
ओके। तो 1992 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो बिल इशू किए गए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। 364 ट्रेजरी बिल, ठीक है। ये बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ मार्केट लोन। ये मार्केट लोन का हिस्सा है और ये ऑक्शंस होते हैं। दीज आर ऑक्शंस एट एवरी फोर्टनाइट। एवरी फोर्टनाइट, हर फोर्टनाइट पर ये जो है ऑक्शंस होते हैं। दीज आर ऑक्शंस एट एवरी फोर्टनाइट, ठीक है। ठीक है, ये दीज आर नॉट रीडिस्काउंटेबल। इसको आप डिस्काउंटेबल बाई बैंक, आप इनको हर 15 दिन के अंदर ऑक्शन होते हैं। हाई यील्ड होती है इनकी, ये बहुत पॉपुलर है। हाई यील्ड होती है, लिक्विडिटी होती है, ठीक है, सेफ्टी होती है। ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर पार्टीज के लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म्स है 364 डेज ट्रेजरी बिल्स। अब हम लास्ट एक वर्ड आपको इस मनी मार्केट के अंदर बताएंगे, दैट इज डेटेड सिक्योरिटीज। हाँ जी, अब हम क्या समझाते हैं आपको? अब हम आपको समझाते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। ये आप समझते हैं कि क्या होती है डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज, हाँ, डेटेड सिक्योरिटीज क्या है? दे आर ऑफ जनरली, डेटेड सिक्योरिटी में क्या है? डेटेड का मतलब इसकी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। फिक्स मैच्योरिटी, तीन महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। और इसमें फिक्स सेमी एनुअल यानी 6 महीने के कूपन होते हैं। कूपन मीन्स इंटरेस्ट रेट। कूपन इंटरेस्ट रेट होती है या 6%, 8%, फिक्स सेमी, ठीक है। तो ये डेटेड सिक्योरिटी क्यों किए जाते हैं? ये डेट से पहचाने जाते हैं कौन से ईयर की है। जैसे आप कहते हैं तो ये जैसे 11.03% GOI 2012, ये डेटेड सिक्योरिटी का मतलब ये 2012 में मैच्योर होंगी और 11.03% इस पे कूपन रेट होगा। ये इस तरह से ये पहचाने जाते हैं क्योंकि इनके नाम के साथ ही डेटेड लिखा होता है, पीरियड लिखा होता है, इसलिए डेटेड सिक्योरिटी कहलाती है। तो ये हमने समझा मनी मार्केट के बारे में। तो इस मनी मार्केट के लिए ये क्वेश्चंस आप इसको रीड करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है, अपनी बुक से, ई बुक से, और इसके बाद में आप इन लेक्चर से इनको रिलेट करेंगे तो उससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा और एग्जाम में से मनी मार्केट पे कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो बड़े ध्यान से करिए, बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का ये मनी मार्केट का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।